नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 9। अभी तक हमने पार्ट 8 जो है वो डिस्कस कर लिए। आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार उस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये जो वीडियो है वो आपको किस तरह से हेल्पफुल हो रही है, आपका नॉलेज कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम अवेलेबल है। ठीक है, 31 अक्टूबर को हमारा 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इसके लिए अब आप बेस्ट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पर आपको 25% डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इसके अंदर 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो अभ्यास एग्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली सुबह मॉर्निंग के अंदर कुछ पोस्ट डालता हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर एमसीक्यूज भी डालता हूँ डेली फ्री। आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह आपको मॉर्निंग के अंदर 10 आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ भी इंक्वायरी है, कोर्सेज लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद स्टोर है, स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोर्स टेस्ट सीरीज, या फिर आप RU RHU का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हरियाणा ADO SDO का कोर्सेस ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं RHU REO SDO क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने 100 हैं, एग्रीकल्चर प्लस CSET के 25 टेस्ट मिलेंगे, ओनली एग्रीकल्चर 75 की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों 1 ईयर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, द कूलिंग ऑफ लावा टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फेयरली रैपिडली एंड सोलिडिफाइड मटेरियल इज नोन एज। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जब लावा जो होता है पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है तो किस प्रकार की चट्टानें बनती है। इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वोल्केनिक रॉक्स बनती है। ठीक है, देखो जो आपने पढ़ा होगा कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, कौन सी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, उनका जो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो लावा निकलता है मैग्मा, ठीक है, मैग्मा जो होता है मैग्मा, ठीक है, जिसको हम लावा भी कहते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी जो होती है उसके फूटने से मैग्मा या लावा, तो उसके सोलिडिफिकेशन से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स बनती है ना, उसके सोलिडिफाइड होने से क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है। अब ये इसका जो सोलिडिफिकेशन होता है, अगर ये अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस है, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, ये लावा का जो सोलिडिफिकेशन अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, अबाउ द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, बैल्कोनिक कहते हैं। ठीक है, अगर नीचे होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, कि भाई इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल क्या, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल ऑफ द प्लूटोनिक रॉक, कि भाई प्लूटोनिक एग्जाम्पल क्या है, तो प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल यहाँ पर है दोस्तों ग्रेनाइट। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर ग्रेनाइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। हम यहाँ पर इस MCQ की सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सोइल साइंस को, है ना दोस्तों, किसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, सोइल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, की सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, कि भाई मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है, नीस है, मार्बल है, सिस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीस रॉक डेवलप फ्रॉम, नीस क्या होती है, देखो नीस ये रॉक जो होती है मेटामॉर्फिक रॉक होती है, कौन सी रॉक होती है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, ग्रेनाइट से, याद रखना। ठीक है, किससे होता है, तो नीस का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किससे होता है, ग्रेनाइट के द्वारा होता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है और ये इग्नियस रॉक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोक्लेज, कि ऑर्थोक्लेज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑर्थोक्लेज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है KAlSi3O8, क्या होता है, के मतलब पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 3, ऑक्सीजन 8, ये फॉर्मूला होता है किसका, ऑर्थोक्लेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच अर्थ क्रस्ट मिनरल इज चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंडी, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ द सैंडी फ्रिक्शन, सोइल के अंदर जो सैंडी फ्रिक्शन होता है, ठीक है भाई, सैंडी जो होता है कि कौन सा खनिज तत्व मृदा के रेतीली भाग का एक मुख्य अवयव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, क्वार्ट्ज जो होता है सैंडी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और फेल्सपार जो होता है क्ले टाइप, है ना,
फेल्सपार का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या देता है, क्ले, और क्वार्ट्ज क्या देता है हमको, तो क्या देता है, सैंडी। क्वेश्चन नंबर 9, सोडा फेल्सपार कॉन्स्टिट्यूट विच ग्रुप ऑफ द फेल्सपार। देखो फेल्सपार दो ग्रुप होते हैं, एक होता है पोटास फेल्सपार, आपने नाम सुना होगा पोटास फेल्सपार, एक होता है सोडा फेल्सपार। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पोटास फेल्सपार जो होता है वो आता है ऑर्थोक्लेज ग्रुप के अंदर, और सोडा फेल्सपार आता है भाई किसके अंदर, प्लियोक्लेज ग्रुप फेल्सपार के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि सोडा फेल्सपार किस ग्रुप के अंदर आता है, प्लियोक्लेज ग्रुप के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, फेल्सपार ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि भाई फेल्सपार कितने हैं, तो आप सभी को पता है 48% सबसे ज़्यादा जो अर्थ क्रस्ट के अंदर भूप्रपटी के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा फेल्सपार ही होता है अर्थ क्रस्ट में। मैग्नीशियम माइका इज कोल्ड, कि हम मैग्नीशियम माइका को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम माइका को हम बायोटिक माइका भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये ब्लैक कलर का होता है, याद रखना क्या होता है, ब्लैक कलर का। और जो पोटास माइका होता है इसका दूसरा नाम होता है मस्कोवाइट माइका, पोटास माइका का दूसरा नाम होता है मस्कोवाइट माइका। क्वेश्चन नंबर 12, सोर्स ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ओलिवाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सोर्स ऑफ Mg, ठीक है, मैग्नीशियम का सोर्स क्या होता है, डोलोमाइट, मस्कोवाइट, ठीक है, इसके बाद बायोटाइट और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कि भाई ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलिए, मोस्ट रेजिस्टेंट यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल ऑफ द, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल फॉर वेदरिंग, अपचय के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, और कैल्साइट क्या होता है, लीस्ट होता है, याद रखना कैल्साइट क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जाम्पल ऑफ एसिड इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ग्रेनाइट। क्या ग्रेनाइट क्या है, और बेसाल्ट जो होती है, तो आंसर है बेसिक रॉक होती है, क्या होती है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर द प्लांट। ठीक है, प्लांट में एनर्जी करेंसी जो होती है, ये पादपों के लिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन सा तत्व जो है भाई कार्य करता है, तो इसका आंसर है फॉस्फोरस, जो होता है कि आपको पता है एटीपी का एक पार्ट होता है, एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मेजर फॉर्म ऑफ बोरोन ऑब्जर्व बाय द प्लांट। ठीक है, तो बोरोन जो है अधिकतर H3BO3 जो होता है BO3 माइनस के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आयरन डिफिशियंसी इज मोस्टली सीन इन क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन, कि भाई आयरन की कमी ज़्यादातर किस प्रकार की सोइल में दिखी जाती है, तो आंसर है कैल्केरियस या फिर एल्कलाइन सोइल। अगर कैल्केरियस सोइल होती है तो सोइल के अंदर क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कोज्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा होती है, एमेन टॉक्सिसिटी के कारण होती है, किसके कारण, एमेन टॉक्सिसिटी के कारण क्या होती है, क्रिंकल लीफ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनिज्म आर माइक्रो एरोबिक फ्री फिक्सेसर और एसोसिएशन विद द ग्रासेस। देखो यहाँ पर बोला गया कि फ्री फिक्सेसर के तौर पर भी वर्क करता है और साथ साथ में एसोसिएशन विद ग्रासेस। ठीक है, तो कि कौन सा सूक्ष्म जीव स्वतंत्र जीवी के रूप में साथ साथ में ग्रासेस के साथ एसोसिएशन के रूप में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एजोस्पाइरिलम। देखो ओनली जो फ्री लिविंग होता है, ओनली फ्री लिविंग जो होता है, ठीक है, ये तो क्या होता है भाई, एजोटोबैक्टर, लेकिन एजोस्पाइरिलम फ्री लिविंग के साथ साथ ग्रासेस को आपको एसोसिएशन फॉर्म में आपको मिलेगा, तो जैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 21, NH4+ फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन, तो आंसर है बर्मिकुलर टिल्लाइट। इसका आंसर होता है कि अमोनियम प्लस आयन का जो फिक्सेशन होता है बर्मिकुलर टिल्लाइट के में ज़्यादा होता है। विच फर्टिलाइजर हैज रिस्क ऑफ फायर और इवन द एक्सप्लोजन, कि सबसे ज़्यादा ज्वलनशील फर्टिलाइजर कौन सा होता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर होता है। हिल सोइल आर जनरली, हिल सोइल क्या होती है दोस्तों, एसिडिक सोइल होती है, क्या होती है, एसिडिक सोइल होती है। साइज ऑफ द कोलाइडल क्ले पार्टिकल लेस देन, तो देखो आप समझने इस क्वेश्चन को, देखो जनरली जो क्ले पार्टिकल्स होता है, क्ले पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 0.002 mm, ठीक है, और जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है वो होता है लेस देन 0.001। अब यहाँ पर देखो 001 तो नहीं है, यहाँ पर बोला क्ले कोलाइड्स पार्टिकल का, ठीक है, क्ले कोलाइड, तो यहाँ पर आंसर फिर यही आएगा, ये वाला 0.022 m। सोइल कलर डिटर्मिनेशन क्रोमा रेफर्स टू विच, जो सोइल कलर होता है कि नहीं, अपन देखो सोइल कलर को किस चार्ट का यूज करते हैं, सोइल कलर डिटर्मिनेशन के लिए आपने सुना होगा मुनसन कलर चार्ट, है ना, मुनसन कलर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हम, मुनसन कलर चार्ट। एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहाँ पर, कितनी स्ट्रिप्स होती हैं, याद रखना मुनसन कलर चार्ट में 175 स्ट्रिप्स होती हैं।
अब यहाँ पर पूछा गया कि डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल जो होता है ना, ठीक है, क्रोमा क्या शो करता है, तो क्रोमा शो करता है भाई प्यूरिटी, क्या करता है, प्यूरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द कलर, ठीक है। ये जो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर होता है कि डोमिनेंट क्या है ना, रेड होगा, येलो होगा, ठीक है, ग्रीन होगा, ये कौन, तो आंसर है ह्यू, ठीक है, आपने पढ़ा होगा HU है ना, HUE, ह्यू जो होता है ये क्या शो करता है, तो आंसर है डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल, ठीक है ना। इसके बाद लाइटनेस एंड डार्कनेस भाई क्या होती है, वैल्यू, क्या होती है, वैल्यू, और भाई प्यूरिटी क्या होता है, क्रोमा, ठीक है, ये क्रोमा, तीन इंपॉर्टेंट भाई कंपोनेंट होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 26, स्पेसिफिक हीट इज हायर, तो आंसर ह्यूमस की सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में। पोर्टोलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, देखो दोस्तों, पोर्टोलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन इन सोइल, जिसका करेक्ट आंसर होता है सिलिका। अगर ऐसा पूछा होता कि पोर्टोलाइजेशन प्रोसेस में रिमूवल किसका होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि पोर्टोलाइजेशन प्रोसेस में रिमूवल किसका होता है, रिमूवल, तो आपको लगाना था आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम सेक्स ऑक्साइड कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ऐसा सुनो। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि पोर्टोलाइजेशन में रिमूवल किसका होता है, तो इसका आंसर फिर ये होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि एक्यूमुलेशन किसका होता है, तो आंसर हो सिलिका। देखो पोर्टोलाइजेशन क्या होता है कि अपर ओरिजिन जो होता है भाई, है ना, O A, ठीक है, B, तो अपर ओरिजिन जो A ओरिजिन होता है, यहाँ से सेक्स ऑक्साइड एल्यूमिनियम आयरन जो होता है, एल्यूमिनियम आयरन का जो सेक्स ऑक्साइड होता है वो A ओरिजिन से कहाँ जाता है, B ओरिजिन के अंदर आता है, तो है ना, यहाँ पर क्या इकट्ठा रहती है, सिलिका इकट्ठी हो जाती है, क्या इकट्ठा हो जाता है, सिलिका यहाँ पर क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है लेटराइजेशन, ना, लेटराइजेशन में क्या रिमूव होता है, तो लेटराइजेशन के अंदर याद रखना रिमूव क्या होता है, लेटराइजेशन के अंदर होता है भाई सिलिका, क्या होती है, सिलिका रिमूव होती है, और यहाँ पर सिलिका एक्यूमुलेट होती है। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल एयर, ठीक है, भाई सोइल एयर के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है ना, तो ये देखो तीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सोइल एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, तो लगभग इन्वायरमेंट के अंदर जितनी होती है 21%, जितना इन्वायरमेंट में होती है उतना ही सोइल एयर के अंदर होती है, ठीक है। कितना नाइट्रोजन, तो जितना भाई 78% होती है, तो इसका आंसर है इन्वायरमेंट। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है, देखो जो इन्वायरमेंटल एयर होती है वायुमंडलीय, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक एयर का है, हम एटमॉस्फेरिक एयर का हो आप, तो ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 0.003, सॉरी 0.03, ठीक है, परसेंट होती है, यहाँ पर कितनी होती है 0.25, यहाँ पर कितनी होती है 0.25 होती है, मतलब इन्वायरमेंटल जो वायुमंडल या इन्वायरमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर जितना CO2 होती है उसके कंपैरिजन में एयर में 10 टाइम्स ज़्यादा, कितना 10 टाइम्स ज़्यादा CO2 होती है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सोइल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में कितने हायर होती है, तो आंसर है 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में सल्फर प्रतिशत कितना होता है, तो भाई कितना होता है 24, ठीक है, 24.5% सल्फर होता है। और इसके बाद अगर पूछा नाइट्रोजन कितना होता है 20.6% नाइट्रोजन होता है अमोनियम सल्फेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपको देखो पर आपको क्या निकालना है, परसेंट P निकालना है, तो आपको P2O5 का मल्टीप्लिकेशन करना है 0.44 से, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। अगर आपको P2O5 निकालना हो, क्या निकालना हो P2O5%, P2O5 बराबर, तो P परसेंट मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर 2.29 से, तो आपको ये दोनों याद रखना है ना, यहाँ पर तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको 30 क्वेश्चन कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लेके आऊँगा करंट अफेयर्स की वीडियो, मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स में आपको हर चीज़ कवर कराऊंगा, और ये हमारी ये जो MCQ सीरीज है तब तक चलेगी जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, सभी एग्ज़ाम। देखो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है, इसके बाद हमारा किसका AFO का एग्ज़ाम है, SDO REO का एग्ज़ाम है, ठीक है, RHEO का एग्ज़ाम है, इसके बाद ठीक है REO का एग्ज़ाम है, क्वालिटी कंट्रोल है, इसके बाद UP का एग्ज़ाम है मेंस का, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम है इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर जो वैकेंसी आई है ना उसके एग्ज़ाम है, तो उसमें तो बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ओनली एग्रीकल्चर आने वाली है उसके अंदर। तो यहाँ पर जितने भी हम MCQ पढ़ रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं, और मैं यहाँ पर हर चारों ऑप्शन को भी सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन 30 है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, इससे दूसरे क्वेश्चन भी हमारे सोल्व हुए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।